video, in this lecture, we will discuss about the mole-mole analysis. ये mole-mole analysis क्या काम आएगी हमारे? सबसे पहले हम एक क्वेश्चन से समझते हैं कि mole-mole analysis आगे क्या है और इसकी हमें जरूरत क्यों पड़ रही है. मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है. 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस combined with 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस at STP. Calculate volume in liter of ammonia gas formed. हमसे कह रहा है कि 6 ग्राम हाइड्रोजन गैस 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस के साथ एसटीपी कंडीशन के ऊपर रिएक्ट कर रही है. तो इसने हमसे पूछ लिया कि अमोनिया गैस जो बनेगी उसका वॉल्यूम हमें लीटर में बताना है कि कितने लीटर अमोनिया गैस बनेगी. इसी टाइप की जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व करने के लिए रिएक्शन के अंदर किसी कुछ केमिकल्स की कुछ रिएक्टेंट्स की अमाउंट हमें दे दी जाएगी और रिमेनिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट हमसे पूछ ली जाएगी. तो हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट दी गई है उसको हम मोल में कन्वर्ट कर लेंगे और अमाउंट चाहे हमें किसी भी फॉर्म में निकालनी हो उसको पहले हम मोल निकाल लेंगे और मोल को फिर जो भी हमें डिजायर्ड अमाउंट होगी उसमें कन्वर्ट कर देंगे. जैसे कि यहाँ पर हमें नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन की गैस की जो अमाउंट दी गई है वो मास दिया गया है और अमोनिया गैस का भी हमसे वॉल्यूम पूछा गया है. बट हम पहले क्या करेंगे, जो हमें मास दिया गया है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का उसके मोल बना लेंगे और अमोनिया गैस का भी हम क्या निकालेंगे, पहले मोल निकालेंगे. तो मोल की मोल के साथ एनालिसिस हो रही है. जो मोल हमें दिए गए हैं कुछ रिएक्टेंट्स के उसकी हेल्प से रिमेनिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल निकाल लेंगे हम और फिर मोल को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो हमने ऑलरेडी मोल कर पढ़ा है उसकी हाथ से. तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मोल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए. तो सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, पहले हम इक्वेशन लिखेंगे देन अप्रोप्रिएट कोएफिशिएंट आगे लगा के उसको क्या करेंगे, बैलेंस. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस. तो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला हमारे पास H2 प्लस नाइट्रोजन गैस N2 और बन रहा है अमोनिया गैस. अमोनिया गैस बन रही है और ये दोनों गैस आपस में रिएक्ट कर रही है. अब ये इक्वेशन तो लिख ली हमने, फॉर्मूले तो लिख लिए. अब इसको बैलेंस करना है. बैलेंस करने के लिए हमें फॉर्मूला नहीं चेंज करना, आगे कोई कोएफिशिएंट लगाना है. बहुत ही आसान सा है, हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाएंगे. तो नाइट्रोजन यहाँ पर 2 एटम दिखाई दे रहे हैं तो आगे हमने लगा दिया 2. नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 3 लगा दिया. तो ये अब हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई. अब हम इसकी करेंगे मोल एनालिसिस. मोल एनालिसिस के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या है, जो अमाउंट दी गई है उसको हमें मोल में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, मोल निकाल लेते हैं. मोल निकालने के लिए मोल हाइड्रोजन, स्मॉल n क्या रिप्रेजेंट करता है, हाइड्रोजन. मोल को मोल हाइड्रोजन गैस के मोल गिवन अमाउंट अपॉन गिवन मास अपॉन मोलर मास. हाइड्रोजन गैस का की अमाउंट दी गई हमें 6 ग्राम और हाइड्रोजन का मोलर मास क्या होगा, कितना होगा, 2 ग्राम. तो हाइड्रोजन गैस के मोल आ गए 3. अगर ये मोल ऑलरेडी दिए होते तो हमें ये नहीं करना पड़ता, बट अभी मोल में नहीं दी है, अमाउंट मास में दी है तो हमें मोल निकालने पड़ेंगे. हाइड्रोजन के मोल कितने दिए गए हमें, 3. And the same way we calculate the mass of nitrogen gas. Given mass of nitrogen gas is 28 gram and its molar mass is atomic mass is 14 plus 14 20 28 given mass upon molar mass. So mole of nitrogen is 1. यानी कि हमें नाइट्रोजन गैस के मोल कितने दे रखे हैं, 3 और हाइड्रोजन गैस के मोल कितने दे रखे हैं, 1. अब ये हमसे पूछ रहा है कि अमोनिया गैस का कितना वॉल्यूम बनेगा, उसके हम मोल ही निकाल लेंगे. बाद में हम मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे. हमारे पास जो मोल वॉल्यूम की जो एवोगाड्रो लॉ हमने किया था, मोल की और वॉल्यूम की रिलेशनशिप होती है. मोल कैसे निकालते हैं कि वॉल्यूम को, जो भी हमें वॉल्यूम एसटीपी दे दिया है उसको 22.4 लीटर से हम क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं. वो हम बाद में करेंगे. तो सबसे पहले अब हमारे पास क्या आ गए, मोल आ गए. नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस के मोल आ गए. अब समझो, अब हमें करनी है मोल एनालिसिस. ये जो आगे जो कोएफिशिएंट लगा हुआ है ना, इसके आगे इस हाइड्रोजन गैस के आगे कोएफिशिएंट 3 लगा हुआ है. इस नाइट्रोजन गैस के आगे कोएफिशिएंट अगर कुछ नहीं लगा तो 1 है ना, ये 1 मॉलिक्यूल. और इस अमोनिया के आगे कोएफिशिएंट लगा हुआ 2. ये जो कोएफिशिएंट लगे हुए थे एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे जो कोएफिशिएंट लगे हुए होते हैं, इन कोएफिशिएंट को हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं. कौन से कोएफिशिएंट बोलते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. अब स्टोइचियो
कोफिशिएंट क्यों बोला, स्टोइकियोमेट्रिक क्यों बोला? स्टोइकियोमेट्रिक का क्या मतलब है? स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब है डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट का रेशियो। व्हाट इज द रिलेशनशिप between the ratio, what is the relationship between the amount of different reactant और product? डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, एक केमिकल रिएक्शन के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनकी अमाउंट में क्या रिलेशनशिप चल रही है, वो किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट में जो रिलेशनशिप है उसी को क्या बोले, स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री मीन रिलेशनशिप बिटवीन the amount of different reactant and product, this is stoichiometry। और ये कोफिशिएंट ही हमें ये रिलेशनशिप बता रहे हैं, इसीलिए ये कोफिशिएंट हमें अमाउंट इन डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में रिलेशनशिप बता रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो अब जैसे हाइड्रोजन गैस के आगे 3 लगा है, इसका मतलब हमें ये पता चल रहा है कि हाइड्रोजन गैस के 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन गैस के 1 मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके अमोनिया गैस के 2 मॉलिक्यूल बनाएंगे। और जो रिलेशनशिप मॉलिक्यूल में होती है वही रिलेशनशिप मोल में भी होती है। मॉलिक्यूल की जो रिलेशनशिप होगी वही क्या होगी, मोल में रिलेशनशिप होगी। हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर लेवल का बात नहीं करेंगे, मोल लेवल पे बात करेंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस के 3 मोल नाइट्रोजन गैस के 1 मोल के साथ कंबाइन करके अमोनिया गैस के 2 मोल्स बना रहे हैं। तो रिलेशनशिप आ गई ना। तो इनको ये कोफिशिएंट हमें क्या बता रहे हैं, डिफरेंट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में रिलेशनशिप बता रहे हैं। रिएक्टेंट के कितने कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट के कितने मोल बन रहे हैं, इसीलिए इनको क्या बोल दिया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का रेशियो लेना है। अब स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट का मैं रेशियो लिख रही हूँ, यहाँ 3, ये रेशियो 1 और ये रेशियो क्या हो गया 2। किस रेशियो में रिएक्ट कर रहे हैं, 3:1 में, और ये किसमें बन रहा है 2 में। तो ये है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। रेशियो ना लिखो वैसे भी लिख सकते हो तुम। तो ये मैंने लिख दिया, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब हमें करनी है मोल मोल एनालिसिस। मोल की हेल्प से मोल को जांचना है, मोल मोल एनालिसिस में क्या करना है आपको, मोल हाइड्रोजन गैस अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल टू, यही करना है आपको, मोल नाइट्रोजन गैस अपॉन इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू मोल अमोनिया गैस अपॉन इट्स स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये काम जो कर रहे हैं यही है मोल मोल एनालिसिस। क्या करना है, सबके मोल निकला है और उसको उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, इक्वल लगा देना है, फिर मोल लिखना, स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये काम करना है, क्या करेगा, मोल को स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे और सबको इक्वल लिख देंगे। तो ये है मोल मोल एनालिसिस। अब हमें जो मोल दिए गए वो यहाँ पर पुट करेंगे। हाइड्रोजन गैस के मोल, हमें मोल तो नहीं दिए गए थे, हमें मास दिया गया था, पर हमने मोल में कन्वर्ट कर लिया। तो हाइड्रोजन गैस के मोल हमारे पास कितने आ गए थे, 6 ग्राम में कितना हो जाएगा 3। तो 3 मोल को किससे लिखते हैं, N। तो इसी को मैं देखो NH2 भी लिख सकती हूँ, NH2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3। मोल नाइट्रोजन गैस N2 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नाइट्रोजन का 1 इज इक्वल टू NH3 upon its stoichiometric coefficient is 2. We have given 3 mole of hydrogen gas. तो यहाँ पर जितने भी मोल दिए गए वो पुट करेंगे। हाइड्रोजन गैस के मोल कितने दिए गए हैं 3 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 3। हमें नाइट्रोजन गैस के मोल कितने दिए गए 1 अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना 1। और हमसे पूछ लिया अमोनिया गैस के मोल हमें नहीं दिए गए, अमोनिया गैस के मोल नहीं दिए गए। अमोनिया गैस का तो इनफैक्ट हमें एसटीपी कंडीशन के ऊपर कितने लीटर बनेगी वॉल्यूम पूछा है, वो हम निकाल लेंगे। जो दिए गए थे वो हमने पुट कर लिया और बाकी हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो अब यहां से चाहे तो इससे निकाल लो, यहां से भी क्या आ जाएगा 3/3 1, यहां से भी कितना आ जाएगा 1। तो यहां पर मोल NH3 गैस हम निकाल लेंगे ना, ये हमें निकालना है। तो क्या आ जाएगा, चाहे तुम इससे निकाल लो या इससे निकाल लो, यहां से भी कितना आ जाएगा 2 ही आएगा, यहां से भी कितना आएगा 2। तो मोल NH3 मोल अमोनिया गैस, मोल अमोनिया गैस कितना आ गया 2। यानी कि अमोनिया गैस के मोल कितने बनेंगे, यहाँ पर अमोनिया गैस के मोल 2 बनेंगे। बट हमसे मोल नहीं पूछा गया था,
बट हम मोल को हमसे वॉल्यूम पूछा गया था। अब हम इस मोल को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वॉल्यूम में, एसटीपी कंडीशन के ऊपर। किसी भी गैस का अगर 1 मोल हो एसटीपी कंडीशन के ऊपर तो उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। एसटीपी कंडीशन के ऊपर 1 मोल कोई भी गैस हो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर। तो अब यहाँ पर अमोनिया गैस के 2 मोल बने हैं, तो अमोनिया गैस के 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर आ जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, मोल को 22.4 से जो वॉल्यूम होता है, मोल वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4, ये रिलेशनशिप होती है। तो वॉल्यूम हमसे पूछ लिया, मोल हमने निकाल लिए, तो वॉल्यूम इन लीटर क्या आ जाएगा, मोल इंटू 22.4, मोल कितने आए हैं, 2 इंटू 22.4 लीटर, ये आ गया हमारा आंसर। वैसे अगर डाटा बहुत आसान हो तो हम जस्ट हीट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते थे। ये हीट एंड ट्रायल मेथड से देखो कैसे करते हैं। ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो है यूनिटरी मेथड से कर लेंगे, यूनिटरी मेथड से। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि 3 मोल हाइड्रोजन गैस 1 मोल हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन करके अमोनिया गैस के 2 मोल बना रही है ना। और हमें क्वेश्चन के अंदर भी हाइड्रोजन गैस के 3 मोल ही दिए गए हैं, नाइट्रोजन गैस का 1 मोल ही दिया गया है। तो बताओ अमोनिया गैस के कितने मोल बनेंगे, 2 मोल। अमोनिया गैस के मोल हमने यूनिटरी मेथड से भी निकाल लिए, इससे भी निकालेंगे। अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड है देन तो हमें ये मोल मोल एनालिसिस लगानी पड़ेगी। यहाँ डाटा बहुत आसान था इसलिए हमने यूनिटरी मेथड से भी निकाल लिया। 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस। जो हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट में दिया गया था वही डाटा में दिया गया था, वही मोल। तो अमोनिया गैस के 2 मोल बनेंगे। अब 1 मोल अमोनिया गैस का वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन के ऊपर 22.4 लीटर है, तो 2 मोल का कितना हो जाएगा, 44.8 लीटर। तो ये है मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस को समझने के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल है। 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट decomposed to form how many gram of oxygen gas? Potassium chloride undergo decomposition during heating and decomposed to form potassium chloride and oxygen gas. सबसे पहले हमारे पास क्या जाता है, यही प्रॉब्लम आ जाती है। अगर हमें एक केमिकल रिएक्शन ना दी जाए, वैसे तो ज़्यादातर केसेस में आपको केमिकल रिएक्शन दी हुई होगी, ना दी जाए तो हमें केमिकल रिएक्शन जो है वो याद भी करनी पड़ेगी। अब जैसे मैं बार बार आपको एक रिएक्शन बता रही हूँ तो आप उसको याद कर लो। अगर बार बार आपके सामने कोई केमिकल रिएक्शन आ रही है और उसका आप लर्न नहीं कर रहे हो तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम आ जाएगी, उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इसके लिए लिखेंगे। तो पोटेशियम क्लोराइड फॉर्मूला दिया ही है हमें, KClO3। जब हम इसको हीट करते हैं तो एक तो ये पोटेशियम क्लोराइड ये तो सॉलिड बनाता है, ये है सॉलिड, प्लस साथ में बनाता है ये ऑक्सीजन गैस। अब तुमसे इस क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के भी पूछा जा सकता था। When we hit 245 gram potassium chlorate, then calculate the how much weight is lost during heating. कितना वेट लॉस हो जाएगा, वेट लॉस क्यों होगा, ऑक्सीजन तो गैस बनेगी ना, तो जितने ग्राम ऑक्सीजन गैस बनेगी वो तो उठ जाएगी वहां से, एस्केप आउट हो जाएगी। तो जितने ग्राम ऑक्सीजन गैस बनेगी उतना वेट तो लॉस हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अल्टरनेट करके पूछा जा सकता था कि हम 245 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करेंगे तो जितना वेट लॉस होगा हीटिंग के दौरान वो बताओ कितना वेट लॉस होगा। तो जितने ग्राम ऑक्सीजन गैस बनेगी उतना वेट क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसी को मतलब थोड़ा चेंज करके घुमा के पूछा जा सकता था। अब ये इक्वेशन हमारी क्या है, इक्वेशन तो लिख ली, अब हमें इसको क्या करना, बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए क्या करें, पोटेशियम और क्लोरीन एलिमेंट के एटम ऑलरेडी बैलेंस है, एक एक है दोनों साइड। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हम आगे लगा देते हैं 2, इसके आगे लगा देते हैं 3, इवन के आगे ओड नंबर लगा के हमने बैलेंस कर लिया। अब ये हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे मोल मोल एनालिसिस। मोल मोल एनालिसिस ये हमारे पास है स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका 2 है, इसका 1 है और इसका क्या है 3। मोल मोल एनालिसिस में क्या लिखते हैं, मोल KClO3 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू मोल पोटेशियम क्लोराइड अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 is equal to mole O2 upon its stoichiometric coefficient 3। अब पोटेशियम क्लोराइड का अमाउंट भी पूछा जा सकता था, ऐसे पूछ लेता तुमसे, when we hit 245 gram potassium chlorate then calculate the amount of residue form।
कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रेजिड्यू फॉर्म। रेजिड्यू क्या होता है? जो पीछे किसी भी सब्सटेंस को हीट करने के बाद जो पीछे जो सॉलिड लेफ्ट रह जाता है, जो एस टाइप का सब्सटेंस लेफ्ट रह जाता है, वो रेजिड्यू होता है। तो पोटेशियम क्लोराइड तो सॉलिड है ना, सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड जो सॉलिड रेजिड्यू है वही बचेगा ना। तो वो तुमसे क्या करेगा, डायरेक्ट पोटेशियम क्लोराइड के अमाउंट न पूछ के क्या बोलेगा, रेजिड्यू कितना बचेगा वो पूछ लेगा। तो यहाँ पर अगर पोटेशियम क्लोराइड के अमाउंट पूछ लेगा तो वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, पोटेशियम क्लोराइड के मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, पोटेशियम क्लोराइड के मोल अपॉन एंड मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब हमें क्या करना है, मोल निकालने हैं। पोटेशियम क्लोराइड के मोल तो हमें नहीं दिए गए बट मास दिया गया है। तो अगर किसी कंपाउंड का हमें मास दिया गया हो तो इसके मोलर मास से डिवाइड करके हम क्या निकाल सकते हैं, मोल। तो मोल निकालेंगे। तो मोल निकालेंगे हम सबसे पहले मोल KClO3 गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास है 245 ग्राम, मोलर मास हम निकालेंगे। मोलर मास कैसे निकालते हैं, एटॉमिक मास को सम करके निकालते हो ना। पोटेशियम है, क्लोरीन है, पोटेशियम का कितना होता है 39, क्लोरीन का कितना होता है 35.5 एंड ऑक्सीजन का कितना होता है 16। इन सबको जोड़ देते हैं। 39 प्लस क्लोरीन का एक ही है एटम 35.5, ऑक्सीजन के 3 है तो कितना हो जाएगा ये 48। इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 122.5। मोलर मास आ जाएगा पोटेशियम क्लोराइड का 122.5 ग्राम। तो 122.5 से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 2। पोटेशियम क्लोराइड के जो मोल आ गए वो कितने आ गए 2। अब हम इसमें पुट कर देते हैं। ये मोल मोल एनालिसिस है। मोल को स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करना ही क्या होता है, मोल मोल एनालिसिस। तो अब हमने क्या किया, मोल आ गए 2, लिख दिए हमने मोल 2 अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 2। तो इससे क्या आ जाएगा 2/2 क्या आ जाएगा, पोटेशियम के मोल कितने आ जाएंगे 1। तो पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे 1। मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस कितने बनेंगे, ऑक्सीजन गैस के मोल कितने बन जाएंगे 3। इसको इसके NO2/3। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 साइड आ जाएगा। तो मोल O2 इक्वल टू कितने आ जाएंगे 3। ऑक्सीजन गैस के कितने मोल बन गए 3। बट इसने हमसे मोल नहीं पूछा। अब हम मोल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास में। मोल इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब मोल कितने हैं 3। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास कितना होता है 32। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास गिवन मास। इसने हमसे ऑक्सीजन गैस का मास ही पूछा था। तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 ग्राम। 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस बनेगी। अगर ये हमसे वॉल्यूम पूछता एसटीपी कंडीशन के ऊपर ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम बताओ, तो मोल को वॉल्यूम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मोल को 22.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम पूछ लेता तो क्या हो जाता 3 × 22.4 लीटर। मास कितना लॉस हो जाएगा 96 ग्राम। 96 ग्राम ऑक्सीजन गैस बनेगी जो स्क्रैप आउट हो जाएगी। कितना रेजिड्यू लेफ्ट रह जाएगा, रेजिड्यू कितना रह जाएगा जितना पोटेशियम क्लोराइड बना है। पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे, यहाँ पर अगर पोटेशियम क्लोराइड के तुम लगाओगे, पोटेशियम क्लोराइड के कितने मोल बनेंगे NaCl/1। तो कितना बनेगा 1। अब 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड का मास निकाल लो। 1 मोल का मास कितना होगा, इसके मोलर मास के बराबर 39 + 35.5। तो इतना मास, इतना रेजिड्यू जो लेफ्ट रह जाएगा। तो ये है मोल मोल एनालिसिस। अब यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है इसको भी हम 2 केसेस में स्टडी करेंगे। एक केमिकल रिएक्शन में 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट अगर हमें दिए गए हैं तो ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट की जितनी अमाउंट दी गई है सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। सारे रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ रिएक्टेंट पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए और कुछ रिएक्टेंट की अमाउंट हमने एक्सेस में ले रखी है। तो जो रिएक्टेंट हमने एक्सेस में ले रखा है वो अनरिएक्ट फॉर्म में भी बच सकता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मोल मोल एनालिसिस के लिए 2 केस बनाएंगे। एक केस में हम वो स्टडी करेंगे जहां पर ऑल रिएक्टेंट आर कंप्लीटली कंज्यूम। सारे रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा जब में कितने भी रिएक्टेंट दिए गए हैं उन सब की अमाउंट जो कंप्लीटली उतनी ही अमाउंट ले रखी है जितनी वो कंप्लीट कंज्यूम हो रहे हैं। सारे रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और एक केस हम वो लेंगे जिसमें कुछ रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे और कुछ रिएक्टेंट की अमाउंट लेफ्ट रह जाएगी।
एक केमिकल रिएक्शन को देखकर और उसका डाटा देखकर, उसकी अमाउंट देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि सारे रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम होंगे या नहीं, और अगर सारे रिएक्टेंट कंप्लीट कंज्यूम नहीं हो रहे तो कौन कंज्यूम होगा और कौन कंज्यूम नहीं होगा। इसके लिए हम एक टॉपिक करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टडी करेंगे।